नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। कानूनी मामलों की वेबसाइट लाइव के मुताबिक मद्रास हाई कोर्ट ने कामरा को 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले में कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन तमिलनाडु का निवासी होने के नाते कामरा ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था। कुणाल कामरा के वकील वी सुरेश ने कामरा को उनके नए स्टैंड अप वीडियो नया भारत के प्रसारण के बाद मिली जान से मारने की धमकियों का हवाला देते हुए तुरंत राहत की अपील की थी। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सुंदर मोहन ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि कामरा सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र की अदालतों का रुख करने में असमर्थ हैं, इसलिए ये अदालत उन्हें अग्रिम जमानत देने के लिए तैयार है। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अब मोदी को कोर्ट में खींचने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैंने मोदी के भ्रष्टाचार पर किसी भी अदालत में एक भी मामला दायर नहीं किया। इसका कारण यह है, ये तो विपक्षी दलों का कर्तव्य है, लेकिन मोदी और गांधी के बढ़ते सहयोग को देखते हुए मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे मोदी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मामला दायर करना चाहिए। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि मोदी को सोनिया द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल के दौरान मोदी के सीएम शासन का एक डोजियर तैयार किया गया था, जैसे कि हरेन पांड्या की हत्या और बाद में जज लोया की हत्या, जो हरेन की हत्या के लिए अमित शाह पर मुकदमा चला रहे थे। अगर ये दोनों बच निकलते हैं तो लोकतंत्र नहीं बच सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह याचिका एडवोकेट मैथ्यू जे नेदुम्परा ने दायर की थी। उनकी याचिका को जस्टिस अभय ओका की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने प्रीमैच्योर बताया। प्रीमैच्योर याचिका का मतलब है कि संबंधित मामले में अंतिम निर्णय या कार्रवाई किए जाने से पहले दायर की गई याचिका। जस्टिस अभय ओका ने कहा, इन हाउस बेंच पूरी होने के बाद कई विकल्प खुले हैं। सीजीआई एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं। आज इस पर विचार करने का समय नहीं है। इन हाउस रिपोर्ट के बाद सभी विकल्प खुले हैं। बता दें, जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप लगे हैं कि नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिला। 14 मार्च को उनके आवास के एक स्टोर रूम में आग लगी थी, जहां पर कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा का दावा है कि स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार वालों ने कभी भी कैश नहीं रखा और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस मामले की जांच के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने 3 जजों की कमेटी बनाई है। साथ ही ये फैसला लिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कुछ समय तक कोई न्यायिक जिम्मेदारी न सौंपी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी एक स्वस्थ और सभ्य समाज का अभिन्न हिस्सा है। इस फैसले के तहत कोर्ट ने गुजरात में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को रद्द कर दिया। यह एफआईआर उनकी सोशल मीडिया पर साझा की गई एक कविता को लेकर दर्ज की गई थी। जस्टिस एस ओका और जस्टिस उज्जवल भैया की बेंच ने गुजरात पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि शत्रुता को बढ़ावा देने जैसे अपराध को असुरक्षित लोगों के स्टैंडर्ड से नहीं आंका जा सकता, जो हर बात को खतरा या आलोचना मान लेते हैं। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब हास्य कलाकार कुणाल कामरा का शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के खिलाफ गद्दार वाली टिप्पणी को लेकर मानहानि का मामला भी सुर्खियों में है। ये विवाद तब शुरू हुआ था जब इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर एक कविता पोस्ट की। इसके बैकग्राउंड में गाना ये खून के प्यासे बात सुन लो चल रहा था। इस कविता को बीजेपी शासित गुजरात सरकार पर तंज के रूप में देखा गया। इमरान प्रतापगढ़ी के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अभिव्यक्ति की आज़ादी को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का आधार बताया। बेंच ने कहा कि विचारों और भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति एक स्वस्थ सभ्य समाज का हिस्सा है। इसके बिना सम्मानजनक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। साहित्य, कविता, नाटक, कला, व्यंग्य ये सब जीवन को समृद्ध करते हैं। कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि अदालतों और पुलिस का कर्तव्य संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। इसने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सबसे कीमती अधिकार है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद उनके आवास पर हुई तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कहा, हम देशभक्तों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई कानून अपने हाथ में लेकर किसी के घर तोड़फोड़ करता है और उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो मैं इसकी निंदा करता हूं। इन लोगों ने एक मुद्दा उठाकर किसी की जान लेने की कोशिश की, उसकी गाड़ी और घर को तोड़ा,
दलितों के खिलाफ हो रहे इस अपमान को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें, राज्यसभा में रामजी लाल सुमन ने कहा था, ये तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं, सूफी संतों को, परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। रामजी लाल सुमन ने सवाल उठाया कि बाबर को भारत में कौन लाया था। उन्होंने कहा, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हम लोग बाबर की तो आलोचना करते हैं लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण के दौरान हंगामा हो गया और वहां मौजूद कुछ लोगों ने गो अवे के नारे लगाए। वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई ने इस विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि बंगाली हिंदुओं ने विरोध किया। हंगामा तब शुरू हुआ जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के औद्योगिकीकरण के बारे में दावे कर रही थी। उसी समय श्रोताओं में से कुछ लोगों ने भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी के नैनो कार प्लांट के राज्य से बाहर जाने पर सवाल उठाया, जिसका जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने टाटा ग्रुप की ओर से राज्य में अन्य जगहों पर किए गए निवेश का जिक्र किया। हंगामा तब और बढ़ गया जब कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बीते साल हुए बलात्कार और हत्या पर उनसे सवाल किया गया। इस दौरान ममता बनर्जी ने विरोध के लिए वामपंथी छात्र संगठन पर राजनीति करने का आरोप लगाया और भविष्य में उनके नेताओं के साथ भी ऐसा होने की चेतावनी दी। ममता बनर्जी के भाषण में विरोध पर बीजेपी भी बोली है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कुछ लोग तख्तियां लिए खड़े हैं। मालवीय ने एक्स पर लिखा, बंगाली हिंदुओं ने लंदन के लॉ कॉलेज में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विरोध किया। उन्होंने गुस्से में नारे लगाए और आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या, संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध, हिंदुओं के जनसंहार और व्यापक भ्रष्टाचार के मुद्दों पर उन्हें घेरा। टीएमसी ने इस विरोध प्रदर्शन की निंदा की है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, मैं इस तरह के व्यवहार की पूरी तरह निंदा करता हूं। इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन और इंग्लैंड पुलिस को कदम उठाना है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 4 महीने 11 दिनों के अनशन के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। ये जानकारी पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। डल्लेवाल एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर अनशन पर थे। उनकी हालत पिछले 2 महीनों से नाजुक बनी हुई थी। इससे पहले पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाया था, जिसके बाद लगभग 1400 किसानों को हिरासत में लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक थाईलैंड और श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे। ये जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को दी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 3 और 4 अप्रैल को पीएम मोदी थाईलैंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बैंकॉक में होने वाले बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 3 अप्रैल को थाईलैंड के प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के दौरे के बाद श्रीलंका जाएंगे। पीएम मोदी की श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके से द्विपक्षीय वार्ता होगी। नेपाल में राजशाही को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच हालात बिगड़ने की खबरें आ रही हैं। काठमांडू में राजशाही की बहाली समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई है। इसमें एक शख्स की मौत हुई है। राजा समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन के मद्देनजर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने आवास पर आपात बैठक बुलाई। म्यांमार में आज भूकंप के बेहद तीव्र झटके महसूस किए गए, जिसका खतरनाक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक समेत पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी महसूस। रिएक्टर स्केल पर आए 7.7 की तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप का केंद्र म्यांमार का सागा इंग क्षेत्र रहा। म्यांमार में भूकंप के चलते भारी तबाही देखने को मिली और इसके चलते म्यांमार की सरकार ने इस मुश्किल समय में अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। बैंकॉक में एक जो बड़ी बिल्डिंग जमींदोज हुई है, उस वजह से 70 लोग इस समय लापता बताए जा रहे हैं। पहले कहा गया था कि यह आंकड़ा 43 है। भूकंप की वजह से 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.